नमस्कार साथियों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने आने का अवसर हुआ। पिछले कुछ समय से बहुत ही व्यस्त कार्यक्रमों के कारण आपके सामने नहीं आ पाया हूँ और कुछ विषय ऐसे भी थे जिन पर मैं बात तो करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आज की स्थिति में किस विषय पर बात की जाए। सरकार किसी भी विषय को गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक नहीं नज़र आती, चाहे वो बीजेपी की राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो। स्थिति यह है कि आज ऐसा माहौल बन गया है कि उनको सिर्फ एक दिशा में सोचना है और जनता से और आम जन के सरोकारों से कुछ महसूस उनको नहीं होता। संवेदनाएं ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा समझ में आता है। ऐसे में मैं कई वर्षों से एक चीज़ सोचता हूँ और उसका मैंने जो आकलन किया है, उस विषय पर आज मैं बात करने की इच्छा मुझे हुई, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक सबसे सामयिक भी है और ज़रूरी भी है। और आज का विषय है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आने वाले 4 साल में आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आरएसएस की बहुत ही तमन्ना थी और तमन्ना है कि जब उनके 100 वर्ष पूरे हों कि भारत में उनकी सरकार हो और भारत एक नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर हो। साथ साथ एक चमकता भारत होना चाहिए था। लेकिन उन सब विषयों पर, उन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि पानी फिर चुका है। लेकिन जैसे होता है, कभी किसी की शादी में विघ्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहता है जो हो गया हो गया, लेकिन हमें तो अपना उल्लास मन करना है और इस शादी को हमें संपन्न कराना है। उसी तरह से अब आरएसएस के शायद मन में ऐसा कुछ आ चुका है कि जो हो गया, लेकिन अब सब चीज़ों को एक तरफ रखो और हमें अपने जो उत्सव है, हमें जो अपना उल्लास है, उसको हमें मनाना है और 100 वर्ष की जो हमारे जो लक्ष्य थे उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे और उसकी तरफ वो बढ़ रही है, ऐसा मुझे समझ में आता है। मैंने आपसे आरएसएस के बारे में जो कहना चाहता हूँ ये है कि बीजेपी का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो आरएसएस है और बीजेपी का जो सबसे कमज़ोर पक्ष है वो भी आरएसएस है। तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों पक्ष कैसे हो सकते हैं, उसका मैं थोड़ा सा जो बताना चाहता हूँ ये है कि जब भी सत्ता में नहीं होती है बीजेपी, उस समय आरएसएस के लोगों को जोड़ने का बहुत तेज़ी से काम करते हैं। पहले प्रचारक होते थे और बहुत ही शिद्दत के साथ वो लोग काम करते थे। आज की स्थिति में वो उस तरह के प्रचारक नहीं रहे जो लोगों के सामने बातें उस तरह से रख पाते थे। अभी आज की तारीख में उनको भी सत्ता का बहुत ही लोभ हो गया है और उसका सत्ता सुख का उनको आनंद प्राप्त करने की उनके अंदर जिज्ञासा होने लगी है। तो अब वो स्थिति तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जो आरएसएस है उसका अपना नेटवर्क है, उसके अपने लोग जुड़े हुए हैं, भले वो शाखा के नाम पर जुड़े हों या जैसे भी जुड़े हों। तो लेकिन जब भी वो बात आती है तो स्थिति ये होती है कि आरएसएस बीजेपी को सरकार में, सत्ता में लाने के लिए संगठन खड़ा करने का काम करती है और कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब सत्ता आ जाती है तो उसके बाद जितना तेज़ी से, आज की स्थिति ये है कि जितना तेज़ी से वो उस सत्ता सुख को भोगना चाहती है और उस सत्ता सुख के अनुरूप पैरेलल अपने आप को खड़ा करना चाहती है, उसमें एक बीजेपी के साथ उसकी द्वंद्वता की एक स्थिति बन जाती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि ये हमारा अपना संगठन है राजनीतिक, तो बीजेपी सत्ता सुख भोगेगी और आरएसएस उसको किसी ना किसी तरह से अपने शिकंजे में अंदर रखना चाहती है और वो इस बात पर लगाम लगाना चाहती है कि सत्ता जो बीजेपी को मिली है वो आरएसएस की मेहनत का परिणाम है। इसलिए किसी भी प्रकार से बीजेपी अपने आप को ये ना सोचे कि वो उसका व्यक्तिगत मेहनत का फल है। तो इसी प्रकार से जो सामने बात आती है उसमें ये स्थिति है कि सत्ता के साथ साथ जो आरएसएस ने बहुत सारे संगठन खड़ा किए हैं, उसमें बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद है, संस्कार भारती जैसे हैं, सेवा भारती जैसे हैं, बहुत सारे जो बताए जाते हैं कि करीब 450 के लगभग उनके संगठन हैं। तो वो सब संगठन अपने आप को सत्ता में भागिता चाहते हैं और इसी उधेड़-बुन में स्थिति ये होती है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद जो काम करने चाहिए थे उससे अपने आप को दूर कर लेती है और कहीं ना कहीं उससे भटक जाती है।
क्योंकि उनको उन सब के लक्ष्य, उनके सबकी जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति करने की उनको इच्छा होती है। तो ये सब चीज़ें जो एक ऐसी बन जाती है कि जिसमें देश, जब भी बीजेपी आती है, देश अपने विकास की पटरी से उतर जाता है। और वो इसलिए हो जाता है कि उस सत्ता सुख में एक एक जगह पर 10-10 लोग अपनी सुविधाओं को पाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। जो मैंने महसूस किया है वो यही है। अभी कुछ समय पहले एक अधिकारी इसी ऑफिस में मेरे पास आए, एक विभाग के किसी कार्यवश आए थे, और वो जब हम बैठे थे तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा समस्या हो गई है कि पहले तो जो हिस्सा जाता था वो अधिकारियों स्तर पर जाता था, और यहाँ से राजधानी से जो अपना जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होता था वैसे होता था। लेकिन आज स्थिति है कि सत्ता से जुड़े हुए और जो संगठन है उनमें भी 2-3 ऐसे संगठन हैं जो हर 15 दिन में अपना हफ्ता मांगने, अपना कुछ ना कुछ साधन सुख के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मांगने के रूप में आते हैं, और वो ज़बरदस्ती करते हैं, और ज़बरदस्ती करने के बाद उनको वो सहयोग देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बीजेपी को एक कहीं ना कहीं एक ऐसी असमंजस की स्थिति में डालती है कि जब बीजेपी जब भी आए तो उसके साथ एक बहुत बड़ा एक लाव लश्कर ऐसा होता है जिसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाती है, और वो भारत के जो एक दिशा, जिस दिशा में बढ़ना चाहिए था, जिस दिशा में लेके जाना चाहिए था, वहाँ से भटक जाती है। और बहुत अधिक वजन होने की वजह से, जैसे एक बैलगाड़ी में बहुत सारा वजन रख दिया जाए तो वो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, उसी तरह से बीजेपी की सरकारों की स्थिति बन जाती है। तो ये मैंने बहुत दिनों से ऐसा महसूस किया, और उसको मैं बहुत समय से कहना चाहता था। तो आज मुझे लगा कि इस बात पे विषय चर्चा करने का सबसे सही समय है। और इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण अभी देखने को मिला कि जब अभी कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें स्थिति ये बनी कि जब सामान बांटने वाली बात आई तो उसमें अधिकांश जगह पर सरकारी अधिकारियों से और उनसे जो सिस्टम था, जो गरीब लोगों को किट देने का, सामान देने का, उससे जो देने की स्थिति जब आई तो वो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और ख़ास तौर से जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उसमें एक प्रकार से अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, और वो दिखाया भी। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि जो सरकार ने स्थिति बनाई थी कि जो पुलिसकर्मियों के द्वारा और अन्य कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी कि जिसके हिसाब से वो बटेगा, उसके बजाय स्थिति ये हुई कि अनेकों जगह पर यही घटना सुनने को मिली कि सत्ता में बैठे लोगों ने अपने अपने लोगों को सामान दिया, और अपने अपनी लोगों को उन्होंने किटें दी, और उसमें बहुत सारी बंदर बांट भी हुई, ऐसी भी सुनने को मिली। तो अब ऐसी चीज़ें सामने आ भी रही हैं, धीरे धीरे वो और खुलती भी जा रही हैं। तो अभी, क्योंकि अभी तो ये महामारी चल रही है, और उम्मीद ये है कि जब इसके बाद महामारी से हम आगे चलेंगे, इससे निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, और खुल भी रही हैं, आज भी खुल रही हैं। बहुत सारी स्थिति ऐसी है। तो ये स्थिति जो बनती जा रही है, और दूसरा जो सरकार केंद्र सरकार जिस प्रकार से अभी भी आज की स्थिति में है कि वो तोड़ फोड़ करने के लिए, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए हो, या राजस्थान में जैसे वो उठापटक करना चाहती हैं, तो जिस प्रकार से वो ये सब चीज़ें करना चाहती है, तो उससे साफ लगता है कि उनका सीधा सीधा एक राजनीतिक एजेंडा है, जिसमें 2024 तक उनको अपने आप को बनाए रखना है, और 2024 में उनको आरएसएस का 100 साल पूरे होने का उनको जश्न मनाना है। वो बात अलग है कि वो 2022 में बीच में आज़ादी के आंदोलन को लेकर के भी अपना जश्न मनाना चाहती है, लेकिन उसकी आड़ में जो असली एजेंडा है वो उनका 2024 है। और 2024 तक ले आते भारत की स्थिति क्या होगी, जो आज स्थिति है वो सबके सामने अंधकारमय है, और अब आम जनता भी उसको समझ रही है। तो ये बहुत सारे विषय हैं। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात का आकलन करें कि ठीक है, एक अच्छी बात हो सकती है कि उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए हैं और उसमें संगठनों में लोगों को जोड़ा है, लेकिन वो संगठन बनाने के बाद कितना अपनी दिशा से भटके हैं, और आपके आसपास समाज में बहुत सारे संगठन हैं जो अपने दिशा से भटके हैं संघ से जुड़े हुए, तो वो कितना इस देश को सहभागिता दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते हैं। तो उसमें आप सब आकलन करें। आप सबके पास वो उपस्थित हैं संगठन, आप सबके संपर्क में होंगे, नहीं संपर्क में होंगे तो आप सबके जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं, कोई ना कोई उनके संपर्कों में होंगे। और हर शहर में बहुत सारे संगठन इस प्रकार के बनते हैं, और वो बाद में आरएसएस में समाहित हो जाते हैं। तो हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि आने वाले 4 साल 5 साल जो है भारत की स्थिति क्या होने जा रही है, क्योंकि भारत अब बहुत ही यंग स्थिति में है,
और 2035 तक हमारे पास 64% जवान लड़कों की, जवान युवाओं की वो हमारे पास परसेंटेज दुनिया में होने जा रही है। तो जो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारे पास ये था कि हम भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा कर सकते थे, जो कि क्योंकि हमारे पास वो शक्ति थी जिससे हम मेहनत करा सकते थे, जिसको हम दिशा दे सकते थे, वो शक्ति का जो समय है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए हमें सबसे अधिक अगर चर्चा करने के लिए कोई विषय है तो वो आज की तारीख में आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस का जितना भी एजेंडा है वो भारत की राजनीति पर हावी है और भारत की राजनीति उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आरएसएस जाएगा। आरएसएस के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनकी अभिलाषाएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं और क्या उनका उद्देश्य है, इस सब पे अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के भारत का भविष्य आप नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसे 3-4 साल पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा कि दिल्ली में कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा पूरे दिल्ली के अंदर नीम और पीपल के पेड़ जो हैं काट दिए गए। मुझे नहीं पता कि आरएसएस ने भेजे थे या किसने भेजे थे, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य खास बात ये होती है कि इन मैसेजों को फॉरवर्ड करने वाले जो ग्रुप में और इंडिविजुअल व्यक्तिगत जब भेजते हैं वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो और जब उनसे हम कहते हैं झूठे हैं तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने भेजे, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए। जब हम बोलते हैं कि संघ वाले ऐसे बात क्यों करते हैं तो वो बोलते हैं इसका संघ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उससे जुड़े हुए लोग ही ऐसे मैसेज क्यों आगे फॉरवर्ड करते हैं, जबकि वहाँ पर स्थिति ये है कि पहले से अधिक जो दिल्ली का जो लुटियन जोन्स है उसमें उससे पहले से अधिक नीम के पेड़, पीपल के पेड़ अधिक बढ़े हैं। और आज भी जो लोग दिल्ली जाते हैं वो देखते हैं कि अगर गाँवों के बाद कहीं पेड़ नज़र आता है बड़े महानगरों में तो वो दिल्ली का लुटियन जोन्स है, जिसके बारे में प्रचारित किया गया था कि वहाँ से ये पेड़ ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति की एक पहचान होती है, हिंदू संस्कृति में इनको पूजा जाता है, इनका महत्व होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इस प्रकार आपको भी सबको मनन करना चाहिए कि आखिर आरएसएस की जो एक विचारधारा है वो क्या है और भविष्य में उसका भारत से क्या मतलब होगा, क्या संबंध होगा और आने वाले समय में उसका भारत के भविष्य से लेके कैसे जुड़ाव होगा। और इसको यदि मैं समझता हूँ कि हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे तो मुझे समझता है कि हम भारत के भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित नज़र नहीं आएंगे, और वो हम सिर्फ इसका मतलब उस विषय को हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर देख रहे हैं और ये बहुत इग्नोर करने वाला विषय नहीं है। क्योंकि भारत की राजनीति पर, जो मैं पहले कह चुका हूँ, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति पर आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का उद्देश्य, आरएसएस का लक्ष्य आज की तारीख में वो ही लागू है। तो अब भविष्य में उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम हो, आप मनन कीजिए, हम भी इस पर मनन करेंगे, हम सबको मनन करना चाहिए। और पिछले 5 साल में, अब तो 6 साल पूरे हो गए हैं, पिछले 6 साल में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, वो सब हमें सोचना पड़ेगा। और यदि उसी उद्देश्य से हम लोग चलेंगे तो अगले 4 साल में, 5 साल में हम लोग क्या खोएंगे वो हमें मनन करना होगा। और वो मनन तभी कर सकते हैं जब हम इस विचारधारा को पकड़ने का, इस विचारधारा को समझने का काम करेंगे कि ये हमारे भारतीय जो भविष्य है उसके अनुकूल है या नहीं है, तो ये तभी बात हो सकती है। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा आज का ये विषय सही लगा हो, अच्छा लगा हो और सामायिक लगा हो तो इस पर कमेंट ज़रूर कर दें और इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। तो लेकिन कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।